फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा म्यूज़िक। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और नया ड्रामा जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। जी हाँ दोस्तों, जिस ड्रामा की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्च। जी, ये जो ड्रामा है ये ड्रामा है ली मिनो का। ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग ड्रामा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ड्रामा पसंद आएगा। कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस सीरियल की जो मेन कास्ट है, जो हमारा हीरो है वो है हमारा ली मिनो, और जो इसमें हमारी हीरोइन है वो है किम गो विन। सो गाइज, ये जो कहानी है इस ड्रामे की वो एक अलग और डिफरेंट कहानी है। ये एक पैरेलल स्टोरी है। इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग्स 8.3 है और लगभग 95% गूगल्स यूज़र्स ने इस सीरीज़ को लाइक किया है। इस सीरीज़ के एपिसोड है टोटल 16 और एपिसोड्स की ड्यूरेशन है 1 आवर। गाइस, कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए, तो हम अपना एपिसोड 1 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि पुलिस हिरासत में है और उसकी पूछताछ चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो उस पूछताछ में वह आदमी उस पुलिस को बताता है कि उसका नाम ली मिन है और वह अपनी एज बताता है। वह 27 फरवरी 1951। उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो इंसान इस समय 70 साल का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पुलिस को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और ना ही वो इस बात पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो शख्स उनके सामने बैठा हुआ है वो मात्र 30 से 40 साल की उम्र का लग रहा है। दोस्तों, पुलिस को उसकी बात पर भरोसा नहीं है, तो वो आदमी उन्हें अपनी कहानी बताता है कि विंटर 1994 से उसकी एज ज़्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि उसका समय काफ़ी स्लो चल रहा है। तो वो आदमी उन्हें अपनी कहानी बताता है कि 1994 में किंगडम ऑफ कोरिया, जी हाँ, किंगडम ऑफ कोरिया में उस समय वह अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ के राजा पर हमला करता है। जी हाँ, उस समय का जो तत्कालीन राजा था वो उसका सौतेला भाई होता है। वो उसकी हत्या करने का प्लान करता है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, वो जो आदमी है वो यहाँ पर जो हमला करता है वो राजगद्दी के लिए नहीं करता है, बल्कि वो बताता है कि उसके घराने में एक बहुत ज़्यादा पुश्तैनी एक बांसुरी है जो कि बेहद ही मैजिक और अद्भुत है, जिसे पाने के लिए वो अपने सौतेले भाई पर हमला करता है। लीलिम के हिसाब से वह बांसुरी कोई आम बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी में इतनी ताकत है कि आप उससे किसी भी युद्ध को जीत सकते हो। अगर अकाल पड़ रहा हो तो आप बरसात ला सकते हो। आप किसी भी रोग या बीमारी को दूर कर सकते हो। उस बांसुरी में इतनी ताकत है, यानी कि गाइस वो बांसुरी बेहद ही मैजिकफुल है, या फिर कह लीजिए एक जादुई छड़ी है। आगे लीलिम कहता है कि उस बांसुरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आप उस बांसुरी के मदद से दूसरी दुनिया में जाने के दरवाजे को खोल सकते हो। जी हाँ गाइस, इसमें हमें पता चल गया है कि वो जो बांसुरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे आप दूसरी दुनिया में जाने के लिए जो दरवाज़ा है उसे खोल सकते हो। आगे वो कहता है, और लीलिम के कारण उसका वो जो भाई है वो सिर्फ उस राजगद्दी और उस स्थान पर इसलिए बैठा है क्योंकि वो उस राजगद्दी का एक असली खून है और उसे बिल्कुल नहीं पता है कि उस मैजिक बांसुरी का क्या उपयोग है और वो कितनी इम्पोर्टेंट है। आगे दिखाया जाता है कि लीलिम अपने कुछ साथियों के साथ राज दरबार में पहुंच जाता है और वहां पर उन सब पर हमला करता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका सौतेला भाई, जो कि फिलहाल राजा है, वो उससे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एक राजद्रोह है और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी।
इस बात को सुनकर लीलिम उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तभी तो मुझे मार पाओगे और सज़ा दे पाओगे। तो गाइस यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि वह राजा की तलवार से ही उसे मार देता है। हाँ दोस्तों, लीलिम ने अपने सौतेले भाई को मार दिया है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह उससे चाबी ले लेता है और एक जो कि कांच का एक बॉक्स सा बना हुआ होता है उससे का ताला खोलता है और उसमें से उस जादुई बांसुरी को निकाल लेता है। उस कांच के बक्से से उस बांसुरी को निकाल लेता है और उस अनोखी बांसुरी का नाम होता है मानपासिक जो, और वो उस बांसुरी को लेकर जाने ही वाला होता है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर राजा का 8 साल का बेटा यानी कि क्राउन प्रिंस आ जाता है। जी हाँ, उस क्राउन प्रिंस का नाम है लीगोन। तो जब वहाँ पर लीगोन आता है और वो देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं और खून से लथपथ ज़मीन पर पड़े हुए, तो वो उन्हें देखता है और काफ़ी सहमा सा और डर जाता है। तो गाइस वहाँ पर दिखाया जाता है कि पहले तो वो बच्चा काफ़ी रोता है अपने फादर को देखकर कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो वहाँ पर राजा की तलवार पड़ी होती है उसे उठाता है और लीलिम पर हमला करने वाला होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। तो गाइज़ तो वो बच्चा कहता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्तों वो तलवार काफ़ी हैवी होती है उस छोटे से बच्चे के लिए। तो जब वह उसे मारने के लिए उस तलवार को उठाता है, वो तलवार काफ़ी हैवी होती है तो वो उस बच्चे से संभलती नहीं है। तो जब वो बच्चा लीलिम को मारने के लिए उस तलवार को उठाता है तो वो डिसबैलेंस हो जाती है। तो वो तलवार जाकर उस अनोखी बांसुरी पर लग जाती है और उस बांसुरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो काफ़ी अनोखी बांसुरी है और जिसके लिए लीमिन ने अपने भाई को मार दिया है, उस बांसुरी के 2 हिस्से हो चुके हैं। कहानी में आगे क्या होता है जानते हैं। जो वो अनोखी बांसुरी है उसके 2 हिस्से हो गए हैं तलवार के कारण। तो जब वो बच्चा तलवार चलाता है तो उसके लीलिम के अंगूठे में भी हल्की सी चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। यह सब कुछ देखकर लीलिम को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उस अनोखी बांसुरी के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी, यहाँ तक कि अपने खुद के सौतेले भाई को भी मार दिया था। और जबकि अब उस बांसुरी के 2 हिस्से हो चुके हैं तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी आगे दिखाया जाता है कि लीगोन सभी लोगों को यह आदेश देता है कि इसे मतलब यानी कि लीलिम को राजद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन उस लीगोन को ये नहीं पता होता कि जो दरबार में सिपाही मौजूद है वो सब गद्दार हैं और वो लीलिम के आदमी हैं, उससे मिले हुए हैं। तो गाइस आगे दिखाया जाता है कि एक आदमी आकर लीगोन के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम उससे कहता है नहीं, इसे तो मैं ख़त्म करूँगा। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि लीलिम उस कटी हुई बांसुरी से उस बच्चे के गले को दबाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से लीगोन का गला कट जाता है। तभी दोस्तों दिखाया जाता है कि जो दरबार होता है उसकी जो छत बनी होती है वो कांच की बनी हुई होती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एकदम से वो कांच एकदम टूटता है, जिससे बचने के लिए लीलिम साइड में हो जाता है। फिर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस आदमी यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेंजर पर्सन वहाँ पर आता है। वो बिल्कुल ब्लैक मास्क, ब्लैक हैट यानी कि प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहने हुए होता है और वहाँ पर आकर वह बाकी सारे जो लीलिम के सिपाही होते हैं उन्हें मारने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि लीलिम का जो वफादार सिपाही होता है वह उससे कहता है कि इससे पहले दरबार के बाकी सारे सिपाही आ जाए और हम पर हमला करे, अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाए। फिर दिखाया जाता है कि लीगोन जब वहाँ पर लेटा हुआ होता है मतलब घायल अवस्था में, तो वहाँ पर जो बांसुरी का आधा टूटा हुआ हिस्सा होता है वो उसे उठा लेता है और छिपा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि वो जो स्ट्रेंजर पर्सन आता है वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए लीगोन की, वो सभी सिपाहियों से लड़ रहा होता है। तो उस समय दिखाया जाता है कि लीलिम बांसुरी के उस आधे हिस्से को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि वो आधा हिस्सा कहाँ गया है। लेकिन दोस्तों उस आधे हिस्से को तो हमारे उस छोटे बच्चे यानी कि लीगोन ने छुपा लिया है। तो उसका वफादार सिपाही उससे फिर से कहता है कि सर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो अलार्म है वो बज चुका है और राज दरबार के जो सैनिक है वो यहाँ के लिए निकल पड़े हैं। फिर दिखाया जाता है कि लीलिम वहाँ से चला जाता है।
फिर दिखाया जाता है वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो छोटे लिगुन के पास आता है और उसकी सांसों को चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें चल रही है, लेकिन वहाँ पर जो अलार्म है वो बज चुका है और जो राज दरबार के सैनिक आने वाले होते हैं तो वो भी वहाँ से फिर निकलने के लिए चला जाता है। जब वो जो स्ट्रेंजर पर्सन उसके पास बैठता है लिगून के पास, तो उस समय लिगून की भी थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही होती है। तो वो जो बच्चा होता है वो उस स्ट्रेंजर को टच करता है, तो उसके पॉकेट से उसे एक आई कार्ड मिलता है। आईडी कार्ड पर लिखा होता है पुलिस। तो गाइस उस जो कार्ड उस बच्चे के हाथ लगता है उस पे लिखा रहता है सोल पुलिस एजेंसी। ये दिखाया जाता है कि सभी जगह ये बात फैल जाती है कि राजा के सौतेले भाई लीलिम ने राजा को मार दिया है, और सभी जगह और बाकी राज्यों में भी ये बात फैल जाती है कि किस तरह से लीलिम ने अपने ही भाई को बेरहमी से मार दिया है। और फिर लीलिम को मारने के लिए सभी जगह घोषणा कर दी जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जो क्राउन प्रिंस होता है राजा के बाद टाउन प्रिंस लीजोंग को अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो सेकंड इन लाइन होते हैं वो होते हैं प्रिंस बियोंगजोंग, जिनकी प्रिंस बियोंगजोंग की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी समय बाद किंगडम में वापस लौट रहे होते हैं। तो इस बियोंगजोंग को रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे दास और सैनिक वगैरह जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद किंगडम में वापस आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दासियाँ भी जाती हैं, तो उनमें जो सबसे हेड होती है वो काफ़ी ओल्ड होती है, तो वो उनका वेलकम करती है। तो वहाँ पर प्रिंस उस दासी से पूछते हैं क्या लीजिंग ठीक है, तो वो दासी कहती है हाँ वो ठीक है, लेकिन इस तरह प्रिंस आपका ऐसे पूछना सब जगह गलतफहमी फैला देगा। तो वो प्रिंस कहते हैं कि मेरा कुछ भी करना गलतफहमी फैलाएगा ही। फिर आगे दिखाया जाता है कि वह प्रिंस उस दासी से पूछते हैं क्या लीलिम को पकड़ा लिया गया है, तो वो दासी उनसे कहती है नहीं अभी उसे पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हर जगह उसे देखते ही मारने की घोषणा कर दी गई है और हमारे सभी सैनिक उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। दासी की इन बातों को सुनकर प्रिंस उससे कहते हैं कि जिस तरह से उसने प्लानिंग की है, यानी कि अपने सौतेले भाई पर ऐसे अचानक से हमला किया था, तो उससे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग भी पहले से ही कर रखी होगी, तो इसलिए उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीलिम भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ पर घना अंधेरा होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वो छड़ी होती है, तभी वहाँ पर बिजली कड़कती है। ऐसा एकदम डरावना सा कह लीजिए या फिर तूफान के आने के जैसा मौसम बन जाता है। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि पेड़ों के बीच में एक दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, ये वही चमत्कार दरवाज़ा है जिसके बारे में लीलिम ने कहा था कि उस बांसुरी के पास होने से एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जिससे कि हम इस दुनिया से एक दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो दरवाज़ा खुलता है और उसके वहाँ से लीलिम एक दूसरी दुनिया में एंट्री करता है। जी हाँ, वो एक दूसरी दुनिया में आ जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो दुनिया बिल्कुल हूबहू ऐसी ही होती है जैसे कि उसकी खुद की दुनिया होती है जहाँ से वो आता है। वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है, लोग ऐसे ही रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनी होती है। गाइस, वैसे कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। चलिए अपनी स्टोरी पे वापस जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि हूबहू उस दुनिया में भी सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब लीलिम वहाँ पर एक झंडा दिखता है, वो झंडा उस देश का होता है, लेकिन वो झंडा बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि उसके देश में था वो ऐसा नहीं होता है, वो झंडा होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जी हाँ, अब लीलिम एक नई दुनिया यानी कि एक दूसरी जगह पर आ गया है। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी लीलिम के पास आता है और उससे कहता है भाई तुम ऐसे कैसे चल पा रहे हो, तुम तो अपाहिज हो ना, इस तरह से तुम यहाँ पर कैसे चल पा रहे हो। तो गाइस, जो आदमी उससे यह सब कुछ कह रहा होता है वो वही आदमी होता है जैसे कि वो अभी राजा को मार के आया था, हूबहू वो उसका भाई होता है। तो उसकी बातें सुन के लीलिम मुझसे सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता हूँ। फिर गाइस, यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया होगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में खुद अपने भाई को मार के आया था अभी। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि घर का एड्रेस क्या है, और वो उससे घर का एड्रेस ले लेता है। फिर दिखाया जाता है कि जो उसका इस दुनिया में जो भाई है जो एड्रेस बताता है, लीलिम वहाँ पर उस एड्रेस पे पहुँच जाता है। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हूबहू उसकी शक्ल का आदमी एक व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है।
जब लीलिम उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पर तुम ऐसे बेचारों की तरह व्हीलचेयर पे बैठे हो, ऐसी लाइफ जी रहे हो कीड़े मकोड़ों जैसी। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम उसकी गर्दन मरोड़ देता है और उसे मार देता है। जी हाँ, उसने इस दुनिया में आकर अपने हम शकल यानी कि कहिए कि हूबहू अपने जैसे दिखने वाले इंसान को मार दिया है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक पीछे से बच्चा आता है। वो बच्चा और कोई नहीं, बिल्कुल लीगुन की शक्ल का होता है, यानी कि जो हमारी दूसरी दुनिया में क्राउन प्रिंस दिखाया जाता है वह बच्चा उसके चेहरे की तरह बिल्कुल हूबहू उसकी तरह होता है। उस बच्चे का नाम इस दुनिया में लीजियन है। फिर दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा लीलिम को देखकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो मेरे चाचू नहीं हो। फिर दिखाया जाता है कि उसके साइड में एक आयरन पड़ा होता है, एक लोहे का टुकड़ा, तो वो उसे उठा लेता है और उसे मतलब डराने की कोशिश करने लग जाता है। तो इस पर लीलिम उससे कहता है फिर से तुमने वही चीज़ उठा ली जो तुम्हें नहीं उठानी चाहिए थी। वो उससे कहता है कि उस दुनिया की तरह तुमने फिर से एक गलत चीज़ को अपने हाथों में ले लिया है। फिर गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि लीलिम उस बच्चे को भी मार देता है। जी हाँ गाइस, उसने अपनी शक्ल जैसे दिखने वाले अपने ही हम शकल को मार दिया है और अपने जो कि उस दूसरी दुनिया में दिखता था उसका क्राउन प्रिंस की शक्ल वाले बच्चे को भी यहाँ पर उसने मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया यानी कि किंगडम ऑफ कोरिया में उस छोटे बच्चे लीगोन को राजा घोषित कर दिया जाता है और उसकी ताजपोशी कर दी जाती है। अब उस छोटे बच्चे को उसकी फादर की जो राजगद्दी है यानी कि उस पर बिठा दिया गया है। तो उसकी जो पहली ड्यूटी होती है वो होती है अपने पिता की मौत पर शोक करना, और जो उसके पिता का जो शोक सभा चलती है वो पूरे 26 दिनों तक चलती है। तो ये जो शोक सभा होती है वो पूरे 26 दिनों तक चलती है और उसमें वो अपने बाप की मौत पर दुख जाहिर कर रहा होता है। तो ये सब कुछ वहाँ पर पूरे देश में टीवी पर ब्रॉडकास्ट करके दिखाया जा रहा होता है। सारी देश की जनता भी बहुत दुखी होती है क्योंकि यहाँ पर लीजोंग को काफ़ी ज़्यादा रोते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें यहाँ दूसरी दुनिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि लीलिम ने अपने हूबहू शक्ल वाले इंसान को जिसे मारा था उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। उसे उसके हस्बैंड की बॉडी दिखाई जाती है और ये कंफर्म किया जाता है कि क्या वो ही इंसान उसका पति है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो औरत होती है वो ये बात कंफर्म कर देती है कि ये मेरा ही पति है। फिर वो औरत उससे कहती है हाँ ये मेरा पति है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो उसकी बात सुनकर पुलिस काफ़ी शॉक हो जाती है कि उसके पति है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो फिर पुलिस वहाँ पर उससे कहती है कि आपको आपके पति की बॉडी कल तक मिल जाएगी। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो औरत पुलिस से कहती है कि एक ऐसी भी तरीका है ना कि अगर मैं किसी मतलब साइन कर दूँ, आपको वो अथॉरिटी दे दूँ कि आप ही मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दे। इस तरह से वो उनसे कहती है पुलिस से। तो पुलिस और भी ज़्यादा दंग रह जाती है उस औरत की बात सुनकर। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो औरत अपने घर वापस आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो वहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन रखे होते हैं झूठे। तो वो उन्हें देख के कहती है अच्छा हुआ खाना खा के मरे हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो औरत बर्तनों को साफ़ कर रही होती है। तो वो वहाँ पर कह रही होती है कि अच्छा हुआ ये खुद ही मर गया, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे मार दूंगी और फिर मैं अपनी जान ले लूँगी। दोस्तों यहाँ पर वो औरत काफ़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है और ज़ोर ज़ोर से अजीब तरीके से हंसने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि व्हीलचेयर पे बैठा हुआ है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और उस औरत के पास आ जाता है। जी हाँ, ये जो आदमी है ये और कोई नहीं बल्कि लीलिम ही है। वो औरत उसे देखकर एकदम घबरा जाती है और कहती है कि आप चल कैसे सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी यानी कि जो लीलिम होता है वो उससे कहता है कि जो तुम्हारी ये जो हंसी है, जो ये तुम्हारी खुशी है, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हमें दूसरी दुनिया यानी कि किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो शोक सभा होती है लीगोन के फादर की वो अभी चल रही होती है और लीगोन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीगोन के पास एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम जोयंग है। वो लीगोन को एक कुकी ऑफर करता है। जब लीगोन उसे अपने सामने देखता है तो उससे काफ़ी गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, जाओ तुम यहाँ से। फिर वहीं पर वो जो बूढ़ी दासी होती है वो एक सैनिक के साथ खड़ी होती है। तो वहाँ पर वो सैनिक उस दासी से पूछता है कि ये छोटा बच्चा कौन है और ये क्या हो रहा है। तो इस पर वो दासी उससे कहती है देखते रहो तुम, ये सब कुछ एक प्लान है।
फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि लीगोन को मैथ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो एक कार्डबोर्ड पर मैथ के काफ़ी सारे सवालों को सॉल्व कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वह छोटा बच्चा भी लीगोन के पास आ जाता है। लीगोन उसे वहाँ पर देखकर फिर से काफ़ी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। फिर दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा लीगोन से कहता है कि क्या ये सारा पैलेस तुम्हारा है। तो इस पर लीगोन कहता है हाँ, ये सारा पैलेस मेरा है। लीगोन उससे कहता है कि हाँ, सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम कौन हो। तो इस पर वो छोटा बच्चा लीगोन से कहता है कि मेरा नाम जोयंग है और मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त थे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि शोक सभा का आखिरी दिन होता है और आखिरी दिन पर जो राजा होता है उसके जो खून से सने हुए कपड़े होते हैं उन्हें आग में अर्पित किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उस छोटे बच्चे यानी कि लीजोंग को बुलाया जाता है। तभी फिर दिखाया जाता है कि लीगोन बड़े ही धैर्य के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाता है, यानी कि अपने पापा की आखिरी निशानी जो कि उनके कपड़े होते हैं उन्हें आग में अर्पित कर देता है। लेकिन फिर आगे दिखाया जाता है कि जब वो महल के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर अंदर जाकर काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोता है। तो फिर दिखाया जाता है वो जो छोटा बच्चा होता है जोयंग भी, जब वो लीगोन को रोता हुआ देखता है तो जोयंग भी उसे देखकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। यह देखकर लीगोन खड़ा होता है और एक खिलौने वाली तलवार जोयंग को देता है और उससे कहता है चुप हो जाओ और ये लो, आज से तुम मेरी एक अटूट तलवार हो। यह सब कुछ वह जो बूढ़ी दासी होती है वो देख रही होती है और इन दोनों को एक साथ देखकर वह काफ़ी खुश होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पता चल जाता है कि लियोंग और जोयंग की दोस्ती हो गई है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे एक लाश मिलती है और वो लाश किसी और की नहीं होती बल्कि लीलिम की होती है। ये खबर सारे राज दरबार तक पहुंच जाती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो जो बूढ़ी दासी होती है वो आती है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं हाँ, ये लीलिम की ही लाश है और वो मुझे लगता है कि उसने शर्म के मारे या फिर डर के मारे आत्महत्या कर ली है। तूफान की लहरों के कारण उसकी हड्डियां भी टूट गई हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस बियोंग उस दासी से कहते हैं कि पूरे देश में निराशा छा गई है। अगर सबको ये पता चलेगा कि लीलिम ने खुदकुशी कर ली है तो यह अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए पूरे देश में ये बात फैला दी जाए कि सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से लीलिम को मार दिया है और अपने राजा की मौत का बदला लिया है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है लीलिम का जो वो वफादार सिपाही होता है वो एक जगह बैठा हुआ होता है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम आता है। लीलिम को देखकर वो सिपाही उससे कहता है कि मुझे यकीन था मालिक कि आप जिंदा होंगे और एक दिन मेरे पास मतलब कि मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। वो सिपाही उससे कहता है कि 10 साल बीत चुके हैं लेकिन आप आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम उससे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी वफादारी के लिए तुम्हें इनाम देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीलिम अपने उस वफादार सिपाही को अपने साथ अपनी दूसरी दुनिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लेकर आ जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि टाइम लिप हो जाता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत औरत जो कि किंगडम ऑफ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर है वो लीजोंग से मिलने के लिए उसके पैलेस में आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा वो छोटा नन्हा राजकुमार यानी कि लीजोंग अब बड़ा हो चुका है, एक बेहद ही खूबसूरत राजा बन चुका है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक नौकर उसे तैयार कर रहा होता है। तो उस नौकर का हाथ गलती से लीजोंग को लग जाता है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाता है वह दूसरा बच्चा यानी कि जोयंग, वो है भी अब बड़ा हो चुका है। वो अब लीगोन का एक पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया है। वह उसकी एक अटूट तलवार है। तो वो उस नौकर से कहता है कि यह तुम्हारी पहली गलती है, अगर दोबारा से तुमने लीजोंग को टच किया तो इसके लिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि डोहन राजा को उसके आगे के शेड्यूल्स यानी कि उनका जो दिन का बिताने का प्लान होता है वो डिस्कस कर रहा होता है। उनसे कहता है कि अब आप जाएंगे घुड़सवारी के लिए। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीगोन उससे कहता है कि अभी फ़िलहाल मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि राजा के बेडरूम में वो जो
दासी होती है ओल्ड, वो कुछ मंत्र वगैरह छुपा रही होती है कि जिससे कि राजा को कोई रानी मिल जाए और उनके मतलब परिवार आगे बढ़े। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर राजा आ जाता है, यानी कि लीगोन आ जाता है, और वो उस दासी से कहता है कि आप इन चीज़ों में विश्वास करती है। कहा जाता है कि लीगोन उस दासी से कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी है तो क्यों ना मैं इस अपनी प्राइम मिनिस्टर से शादी कर लूँ, वो भी तो बेहद ही खूबसूरत है। तो इस बात को सुनकर वो दासी कहती है, वो औरत, वो तो मुझे फुटी आँख भी नहीं भाती है। दासी आगे कहती है कि वो लड़की आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि राजा यानी कि लीगोन घुड़सवारी के लिए जाता है और वो वहाँ पर घुड़सवारी करता है। फिर दिखाया जाता है कि वो औरत यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो वहाँ पर लीगोन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वह तय समय से पहले आ जाती है। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर होती है वो उससे कहती है कि एक मतलब कैमरामैन से कहती है कि हमारे कुछ फ़ोटोज़ दे लो, और वो लीगोन से कहती है कि हमें कुछ पोस्ट देनी चाहिए क्योंकि हमारी देश की जनता हम दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी खुश होगी। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि लीगोन उस प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ फ़ोटो शूट कराता है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराता है, और फिर वो उससे कहता है कि अब फ़ोटो शूट हो गए ना और आपने मुझे मंथली रिपोर्ट भी दे दी है, तो अब आप यहाँ से जा सकती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि लीगोन अपने घर आने के बाद मतलब पैलेस में वापस आने के बाद नहाता है और वो मिरर के सामने खड़ा होता है। जैसे वो मिरर में देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका बॉडीगार्ड पीछे खड़ा होता है। फिर दिखाया जाता है कि लीगोन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इस पर उनका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी है और आप नहाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाते हैं, तो हमें काफ़ी सारे काम है, इसके लिए हमें जल्दी करना होगा। तो ये बात सुनकर लीगोन उससे कहता है कि तुम अपने राजा को ऑर्डर दे रहे हो, इसके लिए तुम्हारा सर धड़ से अलग किया जा सकता है। फिर दिखाया जाता है कि तो इस पर वो बॉडीगार्ड उससे कहता है कि पहले आप चलिए, हमें छोटे बच्चों से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि लीगोन ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होकर छोटे बच्चों से मिलने के लिए जाता है और वो वहाँ पर बच्चों को देखते हैं कि हमारा किंग छोटे बच्चों को एलिस इन वंडरलैंड की कहानी सुनाता है और उनसे कहता है कि ये कहानी मेरी सबसे फेवरेट है। कहता है कि इस कहानी का लेखक भी मेरी तरह मैथमेटिक्स है। फिर तभी दिखाया जाता है कि उन बच्चों में से एक छोटी बच्ची खड़ी होती है और उससे सवाल करती है क्या उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो इस सवाल पर हमारा जो हीरो यानी कि किंग होता है वो उस बूढ़ी दादी की तरफ देखता है और उससे बच्ची से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ये सवाल करने के लिए किसने कहा है। और वो फिर कहता है नहीं, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि वह छोटी बच्ची किंग से यानी कि हमारे राजा से कहती है कि आप भी एलिस इन वंडरलैंड की तरह उस छोटे खरगोश को फॉलो करने की सलाह देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक फंक्शन होता है जिसमें कि नाव की रेस हो रही होती है और उस रेस में किंग के नेवी ग्रुप ने भी उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होता है। जी हाँ, हमारा राजा एक किंग होने के अलावा एक नेवी का ऑफिसर भी है और उसी के साथ वो एक मैथमेटिशियन भी है। साल ये फंक्शन किया जाता है और इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो भी रेस करते हैं बोट की। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आते हैं और ज़ोर ज़ोर से जो पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में उनका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की का कुछ गुंडे पीछा कर रहे होते हैं, तो वो लड़की एक उस भीड़ में आकर छिप जाती है। जिस समय वो लड़की उस भीड़ में छुपती है तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजा की जो टीम होती है वो कंपटीशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़कियां जो कि यह रेस देखने के लिए आई हुई होती है, तो वो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है अरे यार, ये लड़के इतने आधे कपड़ों में कितने अच्छे और कितने हॉट लग रहे होते हैं ना। तो उसमें से एक लड़की के हाथ में कैमरा लेकर रखी होती है, वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। तो दिखाया जाता है कि वो राजा के फेवरेट बॉडीगार्ड यानी हॉर्न की फ़ोटो क्लिक करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लोग पूरे कपड़ों में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। हम देखते हैं कि उस लड़की को डोयोंग पर क्रश है, यानी कि वह किंग के बॉडीगार्ड को पसंद करती है। फिर दिखाया जाता है कि हर साल की तरह किंग की नेवी टीम वो रेस जीत जाती है। तभी दिखाया जाता है कि भीड़ में जो वो लड़की छुपी होती है और जिसके पीछे वो गुंडे पड़ रहे होते हैं, वो वहाँ पर जो लोग होते हैं उन्हें डराने के लिए बंदूकें दिखा रहे होते हैं। उन गुंडों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर किंग भी है।
तभी हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड राजा को कवर करने के लिए, मतलब कि उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके पास आ जाता है और बाकी जो राज दरबार के सैनिक होते हैं वो भी उन सभी को घेर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद जब वो बॉडीगार्ड देखता है तो वहाँ पर उसे राजा नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि लीगोन वहाँ से मिसिंग हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो जो कैमरा लेके लड़की होती है वो उस बॉडीगार्ड को बताती है कि जो राजा है वो उस साइड गए हैं। तो दिखाया जाता है बॉडीगार्ड अपनी सूझ लेता है, राजा को ढूंढने के लिए वहाँ से भागने शुरू कर देता है। लीगोन उस लड़की का पीछा करने के लिए भागता है जो कि उन गुंडों से बचने के लिए वहाँ पर छुप रही थी, क्योंकि वो लड़की एक हुडी पहनी हुई होती है जो कि एक रैबिट की होती है। तो लीगोन उसे देखकर एकदम सोचता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। लीगोन को उस लड़की को देखकर उस एलिस इन वंडरलैंड की कहानी याद आती है और वो सोचता है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो इस लड़की का पीछा कर रहा होता है। तो फिर दिखाया जाता है कि जब वो उसे ढूंढ रहा होता है तो वो जो लड़की होती है जो खरगोश वाली हुडी पहनी हुई होती है वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि पीछे से उसका बॉडीगार्ड यानी कि डॉन आता है और उससे कहता है कि महाराज आपको इस तरह से ऐसे नहीं भागना चाहिए, ये लीजिए आप अपने जूते पहन लीजिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोयन किंग को एक ब्लड प्रूफ जैकेट पहनने के लिए बोल रहा होता है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पहननी, मेरी सुरक्षा के लिए तुम काफ़ी हो। तो फिर दिखाया जाता है वो उससे कहता है कि नहीं आपको पहनना चाहिए, जिस तरह से आज आप अचानक से हम सभी की नज़रों से गायब हो गए थे ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, इसलिए आपको इसे पहन कर रहना चाहिए। फिर हमारे राजा तो जिद्दी है, वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उससे कहता है अच्छा तुम ऐसा करो तुम दो पहन लो, एक अपनी पहन लो और एक मेरे लिए पहन लो। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि डोयन राजा से कहता है कि हम उस खरगोश वाली हुडी जो कि वो पर्सन है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर राजा कहता है हाँ जब वो पकड़ा जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एक एलिस इन वंडर की कहानी की तरह एक खरगोश है या फिर एक घड़ी। तो यहाँ पर वो बॉडीगार्ड राजा से कहता है कि आप उससे क्यों पकड़ना चाह रहे हैं, क्यों उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जोयन उससे कहता है कि आप उसे खुद क्यों पकड़ना चाहते हैं, आपको क्या कोई मेडल जीतना है। इस बात पर उससे किंग कहते हैं मैं क्यों उसे पकड़ूं, उसे तो तुम्हें पकड़ना चाहिए और मेडल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम पूरे जो हमारी सेना है उसके कैप्टन जो हो। इस पर फिर वो उससे कहता है कि फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं महाराज। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि लीगोन उससे कहता है कि मैं सिर्फ उस चेहरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो सिर्फ मुझे याद है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है वो बचपन वाला सीन जहाँ पर जब वो घायल होता है और वो एक मिस्टीरियस पर्सन वहाँ पर उसकी जान बचाने के लिए आता है तो वो उसको पूरी तरह से नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर लीगोन को वो सब कुछ याद आता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जोयन उसे सवाल करता है कि आपका जो सेवियर है, मतलब कि जो बचपन में आपकी जान जिसने बचाई थी, क्या आप उसे पहचान पाएंगे। आपको नहीं लगता कि इतना समय बीत चुका हुआ है तो हो सकता है कि उनका चेहरा यानी कि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे। तो इस पर लीगोन उससे कहता है हाँ बिल्कुल मैं उन्हें बिल्कुल पहचान लूँगा। फिर दिखाया जाता है कि वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीगोन अपनी एलिस वंडरलैंड की उस नोटबुक को खोलता है तो उसमें दिखाया जाता है कि उसमें वो उस एक आईडी कार्ड को रखे हुए होता है जो कि बचपन में वो उस मिस्टीरियस पर्सन से लेता है। और वह आईडी कार्ड उसमें जो फ़ोटो होती है वो एक लेडीज़ की होती है यानी कि एक लड़की की होती है और उस लेफ्टिनेंट जंगतेउल। फिर दोस्तों हमें दूसरी तरफ दिखाई जाती है वो दूसरी दुनिया जहाँ पे कि हमें एक लड़की दिखाई देती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उस कार्ड में दिखने वाली लड़की की तरह हुबहू होती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो एक गैंग को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाकर यहाँ पर उनका वेट कर रही होती है। तो जो उनका प्लान होता है उन गैंगस्टर को पकड़ने के लिए वो होता है कि वो जो लड़की होती है वो जानबूझकर उन गैंगस्टर की गाड़ी को टक्कर मार के जाती है, जिसकी वजह से जो गैंगस्टर होते हैं वो सारे उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी पुलिसकर्मी वहाँ पर अलग अलग भेष में छुपे होते हैं। कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बना होता है, कोई कर्मचारी सफाई वाला बना होता है और फिर दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर बिल्डिंग मतलब दूसरी बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर नज़र रखे हुए होता है।
फिर हम देखते हैं कि जेंगतुल थोड़ी दूर जाने के बाद मतलब एकदम सोचने लग जाती है कि जब उसने उस गाड़ी को टक्कर मारा था तो उसे उस गाड़ी से बहुत ही अजीब सी स्मेल आई थी। फिर दिखाया जाता है कि वो गाड़ी वापस घुमाती है और फिर वहीं पर पहुंच जाती है। तो वो जब देखती है उन गैंगस्टर की गाड़ी को उसे खोलकर, तो उसमें दिखाया जाता है उसमें एक डेड बॉडी होती है। तो वो बाकी जो वहाँ पर मुजरिम यानी कि वो गैंगस्टर होते हैं, पुलिस उन्हें वहाँ पर पकड़ लेती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये डेड बॉडी हमारी नहीं है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। तो इस पर वो कहती है अब ये सब कुछ तुम लोग पुलिस स्टेशन में बताना। फिर दिखाया जाता है कि वे सारे मतलब बातें कर रहे होते, तो वहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि हमारे कितना ज़्यादा वर्कलोड है, हमें किसी और नए मेंबर की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इस क्राइम ब्रांच में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है और आज फिर से हमें नाइट शिफ्ट करनी होगी। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग जेंगतुल के फैशन सेंस यानी कि उसके कपड़ों को लेकर उस मजाक बनाते हैं कि ये किस तरह के कपड़े पहने हुए, कितने कलरफुल कपड़े पहने हुए, तुम कोई सिटी गर्ल नहीं लग रही, एक कार्टून लग रही हो। तो फिर दिखाया जाता है कि वो उन पर गुस्सा करती है। फिर हमें दूसरी तरफ किंगडम ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि राजा घुड़सवारी कर रहा होता है। तो तभी उसे वो हुडी वाली जो पर्सन होता है वो उसे नज़र पड़ता है। तो वो अपने घोड़े को लेकर उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने बाकी सैनिकों से कहता है कि कैप्टन जो को कहना कि उस हुडी वाली जो रैबिट की हुडी वाली पर्सन है उसको मैं खुद ही पकड़ लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसका पीछा करने के लिए जाता है। फिर हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया में दिखाया जाता है कि लीलिम कलरों के साथ कुछ काम कर रहा होता है। तो जब भी उसके हाथ से जो कलर का बाउल होता है वो एकदम से गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर दिखाया जाता है कि वो बाउल कुछ समय के लिए रुक जाता है, यानी कि एकदम ठहर जाता है, जैसे कि उसे रोक दिया जाए या पोज कर दिया गया है। तो वो एकदम ये देखकर एकदम सोच में डूब जाता है कि शायद कुछ हुआ है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो हमारा राजा होता है वो उस जो हुडी रैबिट के हुडी वाले पर्सन का पीछा कर रहा होता है। तो वो उस जंगल में ही पहुंच जाता है, मतलब जो महल के पीछे जंगल होता है वो वहां पर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जब वो उस घने जंगल में पहुँच जाता है तो वहाँ पर बिजली कड़कती है। बिजली कड़कने के कारण उसे भी वही दरवाज़ा दिखाई देता है जो कि 20 साल पहले लीलिम ने देखा था। उस दरवाजे को देखकर ली ग्योन थोड़ा मतलब सहमा सा होता है और फिर सोचने लग जाता है कि ये क्या है, और उसका घोड़ा भी उस बिजली की गड़गड़ाहट से और एकदम अचानक उस दरवाजे को देखकर थोड़ा डरा सा हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वह अपने घोड़े के साथ उस दरवाजे को पार कर कर दूसरी दुनिया में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा राजकुमार यानी कि ली ग्योन भी एक दूसरी दुनिया में एंट्री कर लेता है। जब ली ग्योन उस दूसरी दुनिया में आ जाता है तो वो देखता है कि यह दुनिया भी बिल्कुल उसकी दुनिया की तरह है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ रास्ते में ट्रैफिक होता है और उस ट्रैफिक में जेंगतुएल भी फंसी हुई होती है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा राजकुमार अपने उस सफ़ेद घोड़े के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। तो वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उस ट्रैफिक में जो फंसे हुए होते हैं वो उसे देखकर काफ़ी शॉक होते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर घोड़ा लेकर घूम रहा है। कुछ लोग उसके फ़ोटोज़ खींचने लग जाते हैं क्योंकि हमारा किंग बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लग रहा होता है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही होगी। तो यह सब कुछ हमारी हीरोइन भी देखती है, तो वो सोचती है कि किस तरह से ये ऐसे रोड पर घोड़े को मतलब घुड़सवारी कर सकता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन अपने लाउड स्पीकर से आवाज़ देकर उस घोड़े वाले इंसान को रुकने के लिए कहती है। दिखाया जाता है कि आवाज़ सुनने से हमारा हीरो यानी कि ली ग्योन रुक जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो उससे एकदम देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वो आई कार्ड वाली लड़की होती है जो कि 20 साल पहले उसकी जान बचाती है। फिर दिखाया जाता है कि जेंगतुएल उसे कहती है आप नीचे उतरिए। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि किंग यानी कि हमारा राजकुमार नीचे उतरता है और उस लड़की के पास जाता है और उसकी आईडी कार्ड देखता है। जब वो उसका आईडी कार्ड देखता है तो उस पर लिखा होता है जेंगतुएल। जैसे ही वो उसका नाम पढ़ता है तो वो झट से उससे गले लगा लेता है, लेकिन जेंगतुएल को कुछ भी समझ नहीं आता कि किस तरह से इस अनजान व्यक्ति ने उसे गले लगा लिया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कहानी में आगे क्या होगा, क्या हमारे राजा को पता चलेगा लीलिम के बारे में, क्या वो इस दुनिया में यानी कि जो दूसरी दुनिया है उसमें उससे मिलेगा, और फिर ये जो हमारी हीरोइन है यानी कि पुलिस ऑफिसर है वो कैसे रिएक्ट करेगी, और यहाँ पर क्या वो उससे अपनी दूसरी दुनिया के बारे में बताएगा। यह सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए के ड्रामा म्यूजिक से। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।